हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की आरंभ बैच, इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा के बारे में बात की थी और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी। तो अगर किसी बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। फिर भी हम थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जैसे देखो कि आर.एच. विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो आर.एच. विटेकर थे, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, ऑटोट्रोपिक हो, हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो, उनका जो भी फिलोजेनिक रिलेशनशिप है उनके अकॉर्डिंग आर.एच. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम मतलब 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। जैसे फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा, फिर उसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंजाई, फिर हम देखते हैं तो किंगडम प्लांटी और लास्ट में हमारा था किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? आर.एच. विटेकर। तो बच्चों, यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारा सिंपल आंसर होगा आर.एच. विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो कौन कौन से किंगडम थे वो भी हमने देख लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दूसरा कि जो आर.एच. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर लिया था, मतलब कि क्लासिफाई किया था, बट उन्होंने कुछ बेस लिया था, कुछ बेसिक कैरेक्टर लिए थे। इसके बारे में भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफाई किया था, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने कौन से बेस लिए थे? तो फर्स्ट था कि सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट उन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर कि वेदर लिविंग और जो ऑर्गेनिज्म थे कि वेदर ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक थे या प्रोकैरियोटिक। दूसरा उन्होंने जो बेस लिया था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेल्युलर थे, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर थे। अब जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे उसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो सेल्युलर लेवल पे था, मतलब बहुत सारे सेल थे बट हर सेल डिफरेंटली मतलब कि अलग अलग काम करते थे। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखो तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो टिश्यू होते ये ऑर्गन बन जाते थे एंड फिर ये जो ऑर्गन होता है वो सिस्टम बनाते थे, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे कि एनिमल की अगर आप बात करो तो ये बेस लिया था आर.एच. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सब को क्लासिफाई करने के लिए। उसमें से हम सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें आता है आपका ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया। तो जैसे आप देखो कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो मतलब कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसमें से जो सबसे पहला जो किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा। मतलब ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि पहला ये किंगडम था, ऐसा नहीं। मतलब ये अगर हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जिससे हम इजीली उसको याद कर सके, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मोनेरा हो गया, देन प्रोटिस्टा हो गया, देन फंजाई हो गया, देन प्लांटी हो गया एंड देन एनिमेलिया हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखते हो,
ये हमारे लिए याद रखने के लिए इजी हो जाता है। बट ऑर्गेनिज्म को ऐसे नहीं था कि मतलब सबसे पहले मोनेरा थे, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, ऐसा नहीं है। ये तो उन्होंने क्लासिफाई किया था। अब जैसे देखो कि किंगडम मोनेरा के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी, जो हमारी आरंभ बैच थी स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में हमने वहां पे देखा था। अब अगर आप लोगों ने वो लेक्चर को मिस किया है तो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो एक देखो, मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक होंगे। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी यूकैरियोटिक नहीं होंगे। दे ऑल आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे आपके। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो या तो ऑटोट्रोपिक था या तो हिटेरोट्रोपिक था। ये इनका मोड ऑफ मतलब कि न्यूट्रिशन था। इनका अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप देखोगे तो जितने भी जो किंगडम मोनेरा है विच इज कॉमनली नोन एज अ मोनेरंस, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें कुछ हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि किंगडम मोनेरा के आपके एग्जाम्पल, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिए है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। चलो ये तो हो गया। अब आप जैसे देखो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे क्या, कौन कौन से एनिमल के बारे में हम बात करेंगे, सॉरी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं आपके बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अल्गी, साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका। फिर आपका हो गया माइकोप्लाज्मास, माइकोप्लाज्मास हो गए, रिकेटाइसिस, एक्टिनोमाइसिस। सो दीज आर ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है दे आर मोनेरियंस, मतलब कि दे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। अब आज जो हम बात करेंगे वो बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, जैसे अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया को क्यों हमने अलग से यहाँ पे मतलब स्टडी में इन्वॉल्व किया है, तो वो उसका रीज़न ये है कि बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया है बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं। तो जो हमारा बैक्टीरिया जिस किंगडम में आते हैं वो है आपका मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। मींस कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक को थोड़ा हम डीप में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मींस के एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे एग्जांपल आप देख लो तो ये हमारा सेल है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस के जैसे बैक्टीरिया की अगर आप बात करो तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होगा, मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा। मींस के एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो इसकी वजह से इनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। दूसरा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा, तो देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बराबर। कौन से किंगडम में आएंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। बैक्टीरिया जो बैक्टीरियाज है, बराबर, दे आर इन्वॉल्व इन किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे। दूसरा कि बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। दे आर वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। बहुत ही ऐसा माना जाता है कि हमारे अर्थ पे शायद जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो शायद बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो इनकी जो बॉडी डिजाइन है, आज की तारीख में भी इनकी जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत ही प्रिमिटिव बॉडी डिजाइन है, सिंपल बॉडी डिजाइन है। मतलब एक तो आप ये याद रख सकते हो कि सिंपल बॉडी डिजाइन, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म।
बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव एंशियंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब इतने छोटे होते हैं कि यू कैन नॉट सीन देम बाय नेकेड आई, आप इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इवन बैक्टीरिया को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उनकी कुछ अपीयरेंस से नहीं हम आइडेंटिफाई करते, बट उनकी कुछ फंक्शनल एक्टिविटी से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, या तो दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि समझो आप मिट्टी लेते हो, थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेते हो, तो उस मिट्टी के अंदर भी हजारों लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो आप इससे एज्यूम कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बैक्टीरिया कितने छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, तो ये कुछ हम कैरेक्टर की बात करते हैं कि जैसे कि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ज़्यादातर जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंपली बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन से सिंपली रिप्रोड्यूस करते हैं सॉरी, बाइनरी फिजन से। तो ये तो हमने देखा कि भाई जो बैक्टीरिया वो किस तरह के इनके कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा, अगर इनका अकरेंस आप देखो, मतलब कि बैक्टीरिया आपको कहाँ पे पाए जाते हैं, उससे पहले मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको नीट में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था। सो ये क्वेश्चन काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटोनी लुवेनहॉइक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज राइट डाउन इट। बराबर, काफी बार ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी लुवेनहॉइक। बैक्टीरिया या तो बैक्टीरियास, सो बैक्टीरियास वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी लुवेनहॉइक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। जैसे दो क्वेश्चन हो गए आपके बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर ये दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे फर्स्ट हमने देखा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो वो थे हमारे R.H. विटेकर। फिर दूसरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो एंटोनी लुवेनहॉइक। बराबर, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके लिए समटाइम दे आर कोल्ड प्रोकैरियोटा, या तो मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम प्रोकैरियोटा भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये आपकी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर कॉमनली नोन एज प्रोकैरियोटा। सो ऑर्गेनिज्म include in kingdom monera are commonly known as a prokaryote because they all are prokaryotic organism। ये सारे इनके जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे बैक्टीरिया नहीं मिलते। ऐसी कौन सी जगह पर? सब जगह पे। एयर, हवा के अंदर भी बैक्टीरिया है। आपने बोला पानी, तो पानी के अंदर भी बैक्टीरिया है। सॉइल के अंदर भी बैक्टीरिया है। आइस के अंदर भी बैक्टीरिया है। सॉल्ट के अंदर भी बैक्टीरिया है। मतलब बैक्टीरिया अगर आप देखो तो कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है। कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म मीन्स के बैक्टीरिया अकर्स एवरीवेयर एंड एनीवेयर, कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी पाए जाएंगे। इन एयर, in water, in soil, in ice, on the body of an organism,
किसी एनिमल की जो बॉडी है या तो किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके ऊपर भी पाए जाते हैं। दूसरा, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया सब जगह पे आपको मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि हमारे माउथ के अंदर भी बैक्टीरिया होते, हजारों लाखों बैक्टीरिया होते हैं। मिट्टी के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया कि अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं उसके अंदर भी हजारों लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया सब जगह पे पाए जाते हैं। इनकी अगर शेप की बात करें तो शेप की अगर आप बात कर सकते हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर से लेके ये 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। अगर लेंथ की अगर आप बात करो तो 1 माइक्रोमीटर, सो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। और अगर विड्थ की बात करें तो 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर इनकी विड्थ होती है। तो आप देखो मतलब कि दे आर वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। साइज आप देखो ना तो बहुत ही छोटी साइज है। इनकी अगर लेंथ की बात करो तो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है। अगर विड्थ की बात करो तो 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर इनकी विड्थ है। बराबर, प्रोकैरियोटिक है, ये हमने देख लिया। दूसरा, अब जैसे अगर इनका शेप अगर हम बात करें, शेप की अगर हम बात करें कहाँ पे पाई जाते वो तो हमने देख लिया। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये लोग एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं कि ये बैक्टीरिया आपको मोर देन 120 डिग्री या 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो आपको मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पे भी आपको मिलेंगे, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, वहां पे भी ये ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया ना कि ये लोग एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना मुश्किल होता है। जैसे कि -180 डिग्री टेम्परेचर में भी कुछ बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपको -180 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको मिलते हैं। बराबर, तो ये सब जगह पे पाए जाते हैं। अब इनकी अगर आप साइज की बात करो, शेप की बात करो, तो बैक्टीरिया जो होते हैं तो इनका जो साइज या शेप होता है वो ज़्यादातर मतलब कि कांस्टेंट होता है। बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जिनकी साइज या शेप एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फिर भी अगर हम साइज की बात करें तो शेप की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका शेप कैसा होता है, क्योंकि यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आप देख लो बच्चों कि ये किस तरह के मतलब इनका शेप कैसा होता है। तो फर्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट होता है हमारा कोकस। तो फर्स्ट अगर इनकी शेप की अगर हम बात करें तो कोकस, जिसको प्लूरल में अगर हम बात करें तो कोकाई बोल सकते हैं, कोकाई। बराबर, प्लूरल में अगर हम बात करें तो कोकस मतलब इनका शेप कैसा होता है, राउंड शेप होता है, स्फीयर। कोकस की अगर हम बात करें तो ये स्फीयर शेप के हो सकते हैं कोकस। बच्चों शेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोकस की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्फीरिकल होते हैं, मतलब कि इनका शेप स्फीरिकल होते हैं या तो एलिप्सॉइडल शेप होता है इनका, तो ये कोकस होते हैं। अब कोकस में कुछ अकेले होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोकोकस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कोकस बैक्टीरिया वो दो होते हैं, दो की पेयर में होते हैं। तो अगर जो दो की पेयर में होंगे उनको हम बोलेंगे डाइप्लोकोकस। अगर दो की पेयर में होंगे तो उनको हम बोलेंगे डाइप्लोकोकस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिंग में होंगे, रिंग, बराबर, चेन के फॉर्म में होंगे। जैसे कि ये आपके मोनोकोकस हो गया, ये आपका डाइप्लोकोकस हो गया। कुछ जो कोकस होते हैं वो 4 के पेयर में होते हैं तो इनको हम बोलेंगे टेट्राकोकस, 4 होंगे तो टेट्राकोकस। कुछ
ऐसे कोकस मतलब स्फीरिकल बैक्टीरिया होते हैं जो रिंग में होते हैं। तो अगर आप ये रिंग की बात करो, रिंग की, तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये आपको पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस मतलब कि जो स्फीरिकल बैक्टीरिया होते हैं या तो एलिप्सॉइडल जो बैक्टीरिया होते हैं, बराबर, विच आर फाउंड इन द रिंग, बराबर, रिंग में पाए जाते हैं। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ स्ट्रेप्टोकोकस। तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। कुछ बैक्टीरिया मतलब कि कुछ जो स्फीरिकल या तो एलिप्सॉइडल जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर फाउंड इन अ सीट, सीट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सीट होंगे, ये आपके ऐसी सीट है पूरी। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम बोलेंगे, मतलब कि स्फीरिकल बैक्टीरिया होंगे, उनको हम बोलेंगे स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये कोकस मतलब कि जिनका शेप स्फीयर होता है, एपिसॉइडल होता है। अगर सिंगल होंगे तो मोनोकोकस, अगर 2 होंगे तो डाइप्लोकोकस, अगर 4 होंगे तो टेट्राकोकस, अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर सीट के फॉर्म में होंगे तो उनको हम बोलेंगे स्टेफिलोकोकस। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपको रोड शेप में मिलते हैं। रोड शेप मतलब कि जैसे पाइप ऐसे, तो ये रोड शेप में होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो रोड शेप में होंगे। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड। तो सेकेंड जो हो जाएगा, जैसे कोकस आपको याद रखना है, तो कोकस मतलब आपको क्या याद रखना है कि राउंड शेप में होंगे, स्फीरिकल शेप होंगे या तो इलिप्सॉइडल शेप होंगे। सेकेंड जो होंगे वो होंगे आपके, सेकेंड जो होंगे वो होंगे आपके बेसिलस, बराबर। सेकेंड जो होंगे आपके बेसिलस, बेसिलस, सेकेंड जो होंगे हमारे बेसिलस। बेसिलस मतलब क्या होता है कि जिनका शेप रोड शेप होता है, रोड शेप, ऐसा शेप, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें भी मतलब आपके आते हैं कि लाइक जैसे कि मोनोबेसिलस होंगे, डाइप्लोबेसिलस होंगे, पेलिसेड बेसिलस होंगे, बराबर। जो अगर रिंग स्ट्रक्चर में जो होते हैं वो मतलब आपके पेलिसेड बेसिलस होंगे, फिर स्टेफिलोबेसिलस होंगे, स्टेफिलोबेसिलस सेम। अगर सीट स्ट्रक्चर में होंगे तो स्टेफिलोबेसिलस। सेकेंड जो इनका थर्ड जो शेप होगा, थर्ड जो इनका शेप होगा वो होगा आपका स्पाइरिलम। स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल शेप होंगे। सो स्पाइरिलम जैसे ऐसे होते हैं आपके, स्पाइरिलम रोड शेप होंगे और उनके 2 फ्लेजिला होंगे, 2 और मोर देन 2 फ्लेजिला, बराबर। 2 या 2 से ज्यादा फ्लेजिला होंगे तो ये आपके स्पाइरिलम होंगे। फिर आपके वाइब्रियो होंगे, ये होंगे तो रोड शेप विथ 2 और मोर देन 2 फ्लेजिला, बराबर। फोर्थ जो होगा आपका, तो फोर्थ जो होगा वो होगा आपका वाइब्रियो, वाइब्रियो आ रही है। तो वाइब्रियो मतलब आप देखो, मतलब कि रोड शेप विथ 1 सिंगल फ्लेजिला, मतलब रोड शेप बट विथ सिंगल फ्लेजिला होगा। तो आप देखोगे तो दीज आर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। कोकस जो स्पिरिकल या तो इलिप्सॉइडल शेप होते हैं, बेसिलस जो रोड शेप होते हैं, ये आपको पूछा जाता है, बेसिलस रोड शेप होते हैं। स्पाइरिलम रोड शेप विथ 2 और मोर देन 2 फ्लेजिला एट 1 एंड ऑफ द बैक्टीरिया के एक एंड, मतलब रोड जो शेप है उनके एक एंड पे 2 या 2 से ज्यादा फ्लेजिला होंगे। वाइब्रियो मतलब के जो रोड शेप होंगे और उसके एक एंड, रोड शेप के एक एंड की तरफ एक फ्लेजिला होगा, उसको हम बोलेंगे वाइब्रियो। तो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा इनके कोकस मतलब के शेप हमने देखा कि भाई इस शेप के ये बैक्टीरिया आपके होते हैं, बराबर। नाउ अब हम इनका कुछ स्ट्रक्चर, डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में हम अब बात करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, तो ये बैक्टीरिया का एक हमने स्ट्रक्चर, मतलब कि बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है
काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके लिए, मतलब कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपको नीट में कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया के बारे में नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर इसी पॉइंट में से आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो तो ये हमारा बैक्टीरिया का एक रफ स्ट्रक्चर है, जितना हो सके उतना अच्छा मैंने ड्रॉ करने का ट्राई किया हुआ है, सो प्लीज़ एडजस्ट इट। तो हम इसको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जैसे देखो ये सबसे बार वाला लेयर है, ये जो रेड कलर से मैंने किया हुआ है, तो ये हमारा सबसे बार वाला लेयर है ये। सो ये जो बार वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। So outermost layer of the bacterial cell is known as a glycocalyx। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये ग्लाइकोकेलिक्स स्लाइम लेयर में होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल होता है। अब यहाँ से आपको बच्चों नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोकेलिक्स। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये ग्लाइकोकेलिक्स को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और कुछ बैक्टीरिया में जो ये और बराबर। तो याद रखो कि अब जैसे मैं सबसे पहले एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा, जो ज़्यादातर मतलब आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें आपको नहीं दिया हुआ है, बट नीट में क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछा जाता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो जैसे सबसे पहले आप देखो ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, तो आउटर मोस्ट कवर ऑफ द बैक्टीरियल सेल या तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज अ ग्लाइकोकेलिक्स। कुछ बैक्टीरिया के बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये आपका कैप्सूल होता है। अब ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोकेलिक्स। तो आप देखो तो बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लास्ट है ये कुछ जिलेटिनियस सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है। ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है, बैक्टीरिया सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये कुछ जिलेटिन जैसा सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है, बराबर। अब ये जो जिलेटिन सब्सटेंसेस होता है ये सेल वॉल के आजू बाजू एक लेयर बना देता है। जैसे एग्जांपल आप देखो कि सपोज मैं इसको मिटा देता हूं, तो आप जैसे बात करते हो तो ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है और ये हमारी सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। अब बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कुछ जिलेटिन्स मटेरियल सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है, जो ये सेल वॉल के आजू बाजू एक लेयर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं एक लेयर बना देता है। अगर ये लेयर सॉफ्ट होता है, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। तो याद रखो जो स्लाइम लेयर होगा वो सॉफ्ट होगा। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल के बाहर की तरफ सबसे बाहर, अगर आप सेल को देखते हो तो सबसे बाहर वाला जो सॉफ्ट लेयर होगा, बराबर, उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, बराबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्लाइम लेयर कैसा होता है, तो सॉफ्ट होता है। याद रखो सॉफ्ट होता है। ये किससे बना है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि स्लाइम लेयर इज कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये पॉलीसेक्राइड से बना है। सो स्लाइम लेयर इज कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है, बराबर। नाउ अब समझो कुछ बैक्टीरिया, तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब कुछ बैक्टीरिया में ज्यादातर मतलब कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले लो कि डाइप्लोकोकस निमोनाई का अगर आप एग्जांपल ले लो ना, तो ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है, बराबर, वायरुलेंट बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होता है कि
ये जो स्लाइम लेयर होता है जो पॉलीसेक्राइड से बना होता है, इसके अलावा ये वायरुलेंट बैक्टीरिया में नाइट्रोजिनस मटेरियल भी होता है, मतलब एमिनो एसिड्स भी होता है। सो प्लस नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड प्लस नाइट्रोजिनस मटेरियल भी मिल जाता है। तो जिससे क्या होता है कि ये जो आपका स्लाइम लेयर होता है ना, ये आपका सॉलिड हो जाता है, टफ हो जाता है, ये आपका सॉलिड हो जाता है या तो टफ कवर बन जाता है, सॉलिड कवर बनता है, सॉलिड कवर। तो जब ये सॉलिड हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। सो दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल तो याद रखो, जो कैप्सूल होगा वो कैसा होगा आपका, हार्ड, सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा। ये डिफरेंस आपको पूछा जाता है। अगर हार्ड कवर है बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल, और अगर सॉफ्ट कवर है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। ये है तो ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स इसके लिए बोला जाता है बिकॉज इट इज कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। अंडरस्टूड। सॉलिड कवर, ये सॉलिड कवर आपको ज्यादातर जो वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले लो डाइप्लोकोकस निमोनियाई, माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्यूलोसिस, बराबर। तो इनके अंदर जो आउटर लेयर होता है, जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है, इट इज कॉल्ड कैप्सूल। वो ग्लाइकोकेलिक्स को हम बोलेंगे कैप्सूल, बराबर। इनका काम क्या होता है, तो ये जो स्लाइम लेयर होता है या तो ये जो आपके कैप्सूल होते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, ये बैक्टीरिया को जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो फेगोसाइटिक होते हैं, उनके सामने इनको बचाता है। मतलब एंटीबॉडीज के सामने बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, बैक्टीरिया को एनवायरमेंटल कंडीशन से भी बचाता है, डेहिसेन से भी ये इनको प्रोटेक्ट करता है। एक दूसरा जो आपके लिए नीट वाला जो क्वेश्चन है, हाँ नीट के लिए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसेक्राइड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जिनमें सेल वॉल के बाहर वाला जो लेयर होता है, जो कैप्सूल होता है, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ज्यादातर नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये पॉइंट आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं दे आर जनरली नॉन फ्लैजिलेटेड। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्लाइकोकेलिक्स के बाद उसके अंदर जो एक लेयर होता है, ये आप देखो तो ग्लाइकोकेलिक्स है, ये हमारा ग्लाइकोकेलिक्स है जो सबसे बाहर वाला लेयर है। उसके अंदर एक दूसरा लेयर है आपका, बराबर। उस लेयर को हम बोलते हैं, मतलब ग्लाइकोकेलिक्स के बाद तुरंत अगर हम बाहर से, जैसे कि अगर हम बाहर से बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहला लेयर आपका कौन सा आएगा, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स के बाद आपका दूसरा लेयर आएगा, वो आएगा सेल वॉल। तो सेकेंड जो लेयर होगा, मैं यहाँ पे नंबर भी दे देता हूं, फ्रॉम आउटर। तो फर्स्ट जो होगा आपका ग्लाइकोकेलिक्स, सेकेंड जो होगा आपका वो होगा सेल वॉल। तो सेल वॉल ये रिजिड होता है और टफ होता है। एक तो ये याद रखो कि बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है, टफ होती है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। ये क्वेश्चन तो आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ, तो ये कुछ केमिकल से बनी होती है। जैसे केमिकल की अगर आप बात करो तो पेप्टिडोग्लाइकेन कॉमनली, मतलब कुछ केमिकल है, जैसे म्यूरामिक एसिड है, फिर पेप्टाइड की चेन है, 4 या 5 एमिनो एसिड की जो पेप्टाइड की जो चेन होती है, बराबर। ये सारे केमिकल से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंसिस्ट्स ऑफ, किससे बनी है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, पेप्टिडोग्लाइकेन। हम यहाँ पे जो भी पॉइंट, जैसे मैंने आपको बच्चों बताया कि ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉमनली कंसिस्ट्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसके अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, बराबर। जैसे कि म्यूरामिक एसिड्स होता है और 4 या 5 एमिनो एसिड की एक पेप्टाइड की चेन होती है, उससे मतलब इसकी सेल वॉल बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन।
जो दूसरा आप देखो तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव, जैसे हमने देखा बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं ऑन द स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है उनकी जो सेल वॉल होती है इट इज मच थिकर, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मच थिकर, थिक होती है, बराबर, बिकॉज इट कंटेन लेस लिपिड। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके कंपेयर में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, थोड़ी थिक होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। दूसरा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो जनरली जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम उससे डिसोल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिसोल्व बाय एन एंजाइम, कौन से एंजाइम से ये डिसोल्व होती है। तो यहां पे मैं लिखता हूं रेड कलर से बच्चों, तो वो एंजाइम होगा हमारा लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिसोल्व बाय एंजाइम लाइसोजाइम्स। कौन से एंजाइम से ये बैक्टीरियल सेल वॉल डिसोल्व होगी? लाइसोजाइम्स। अब जो ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब बाहर सबसे बाहर वाली कौन सी हो गई आपकी? ग्लाइकोकेलिक्स। उससे अंदर वाली हो गई आपकी सेल वॉल। फिर अंदर की तरफ आप जाते हो तो सबसे अंदर जो आपकी मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थीन होती है, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, थीन मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक, बराबर, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि कुछ चीज को, मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करता है अंदर आने और बाहर जाने के, मतलब कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थीन होती है, इलास्टिक होती है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये ज्यादातर प्रोटीन से बनी हुई होती है, कुछ पॉलीपेप्टाइड होती है, मतलब कि पॉलीसेकेराइड होती है, उससे बनी होती है, एमिनो एसिड से बनी होती है, ये ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर। दूसरा आप देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर जो भी एनाबॉलिक और जो भी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक जो पाथवे होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। सो दैट इज द साइट फॉर द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे, बराबर, ये होता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में आपको पूछा जाता है वो ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर वाली जो सरफेस होती है, इनर सरफेस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस होती है वहां पे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि क्या है कि ये आप देखो तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर सरफेस होती है, अंदर वाली सरफेस होती है, वहां पे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, बराबर। सो देर आर सम रेस्पिरेटरी एंजाइम इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। जैसे समझो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक फिंगर लाइक स्फीरिकल स्ट्रक्चर बनाती है, फिंगर लाइक स्फीरिकल स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो मतलब इनफोल्ड हो जाती है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, स्फीरिकल स्ट्रक्चर बनाती है। इसको हम बोलते हैं मेसोसोम। सो दैट इज कॉल्ड मेसोसोम। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सारे नंबर यहाँ पे डाल रहा हूं, ये फोर्थ नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ एक फिंगर लाइक स्फीरिकल स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम बोलते हैं मेसोसोम। ये मेसोसोम क्या करता है, तो ज्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि ज्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ एक स्फीरिकल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड मेसोसोम। ये मेसोसोम एक्चुअली कंपार्टमेंट बनाते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ड्यूरिंग द डिवीजन, तो ये मेसोसोम एक सेप्टा बनाता है। ये मेसोसोम क्या बनाता है, आपका एक सेप्टा बनाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखते हो ग्लाइकोजन है, सो दीज आर ग्लाइकोजन, बराबर। ये हो सकता है आपका ग्लाइकोजन हो गया। दूसरा आप देखोगे प्लाज्मिड, सो दीज आर प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। मतलब मटेरियल तो होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल तो होगा। ये आप देखो तो ये इनका न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मतलब मालूम है ना क्या होता है, कि जैसे हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो आपके किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके लिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इनके डीएनए ज्यादातर नेकेड डीएनए होता है, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के आजू बाजू एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, वो भी इनके अंदर नहीं होता है। तो आप देखो तो ये बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है, मतलब कि ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ओपन डीएनए मतलब नेकेड डीएनए, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, बराबर। दूसरा मतलब क्रोमोसोमल मटेरियल है, दीज आर क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल। नाउ कुछ बैक्टीरियल जो सेल होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। याद रखो, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। प्लाज्मिड जो होते हैं वो खुद अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लाज्मिड। सो व्हाट इज प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एंड प्लाज्मिड पजेसिस सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। ये अपने आप को खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेसोसोम। सो दीज आर कॉल्ड मेसोसोम। दूसरा अब देखो तो ये हमारा पीली है, मतलब कि जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं पीली। ये पीली के थ्रू ही बैक्टीरिया किसी चीज के साथ अटैच रहता है, ये हमारा राइबोसोम है, बराबर ना। फ्लेजेला, अब देखो तो बैक्टीरिया में फ्लेजेला होते हैं, फ्लेजेला बाहर की तरफ, मतलब कि फ्लेजेला आप देखो तो ये मतलब एक मतलब हेल लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लेजेला, जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, अंदर से मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो फ्लेजेला होता है ये अंदर की तरफ आप देखो तो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है थ्रू बजल बॉडी। तो ये क्वेश्चन मतलब आपको पूछा जाएगा कि फ्लेजेला के अंदर आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो एक होता है आपका बजल बॉडी और दूसरा होता है आपका हुक। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बराबर। बजल बॉडी एंड हुक, अंडरस्टूड। नाउ ये हो गया हमारा आरएनए, बाकी कॉमन है। सो यहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे बैक्टीरिया के बारे में। सो आज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में, कुछ हमने रिवाइज किया और बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो और लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितनी भी आने वाली जो भी वीडियो लेक्चर है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।